तैयार है बिल्कुल। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज इस ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित हो रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कक्षाओं में हम बीए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के बारे में इस कक्षा में परिचर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भी 1200 से लेकर के 1760 तक, जिसे सामान्य भाषा में मध्यकालीन भारत कहा जाता है। मध्यकालीन भारत को एग्जैक्ट रूप में जब से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के 1206 में सम्राट बनने से लेकर के और 1707 जब तक औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक का जो इतिहास है उसे सामान्यतः भारत में मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। इसके दो प्रमुख भाग है, एक सल्तनत काल का इतिहास और दूसरा मुगल काल का इतिहास। आज इस कक्षा में परिचर्चा करेंगे वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है, वो साधन क्या है जिसके आधार पर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की स्रोतों के बारे में इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो सल्तनत कालीन इतिहास और मुगल कालीन इतिहास है। तो आज हम सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में परिचर्चा करेंगे। सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी की पृष्ठभूमि में यदि हम उसे पहले जाते हैं, जो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के जो भारत पर आक्रमण हुए उनके बारे में भी हम परिचर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है चचनामा। चचनामा, जिसका मूल नाम फतेहनामा भी है। यह अरबों की सिंध, इस रचना में अरबों की सिंध विजय का उल्लेख है। इसका कोई लेखक नहीं है, आज तक इसका कोई प्रमाणिक लेखक नहीं हुआ माना गया, इसलिए इसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित ग्रंथ माना गया है और इसकी भाषा अरबी थी। चूंकि यह ग्रंथ अरबों की सिंध विजय का वर्णन है तो निसंदेह यह अरबी भाषा में लिखा गया। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 712 ईस्वी में जो सिंध पर आक्रमण किया था और वहां के राजा दाहिर को पराजित किया था और जिसके परिणाम स्वरूप वहां की रानियों को जोहर इत्यादि करना पड़ा था, इस सब का उल्लेख इस चचनामा में किया गया है। बाद में इस चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और जो फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले थे उनका नाम मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी नाम के एक इतिहासकार ने इसे अरबी भाषा से फारसी भाषा में अनुवादित किया और ये कूफी हुए हैं ये नासुरुद्दीन कुबाचा के काल में हुए। कुबाचा के आदेश पर ही कूफी ने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। दूसरी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है तारीख-ए यामीनी। इसके लेखक उतबी थे, इसकी भी भाषा अरबी थी और इस पुस्तक में मोहम्मद गजनवी और उसके पूर्व के जो शासक थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वो हम बात करते हैं किताबुल यामीनी, जिसके लेखक
उतबी थे, अरबी भाषा में लिखी गई है। और मोहम्मद गजनवी के जो भारत आक्रमण हुए, इनका इसमें वर्णन किया गया है। यहां एक बात जो विशिष्ट है वो यह है कि कभी भी उतबी नहीं आया, कभी भी उतबी भारत नहीं आया, लेकिन जो उसने विभिन्न लोगों से जो वृत्तांत सुने और उनके लिखे हुए पढ़े, उसके आधार पर उसने जो इतिहास लिखा, जो अपनी पुस्तक लिखी किताबुल यामीनी, उसमें भारत का इतिहास लिख दिया। अगली जो रचना है उसका नाम है तारीखे हिंद या तारीखे मासूमी। इसके लेखक का नाम मीर मोहम्मद मासूम है और इसमें सिंध प्रदेश के इतिहास का विस्तृत उल्लेख किया गया है। और इस पुस्तक में अरबों ने जो सिंध पर अधिकार किया था, वहां से लेकर के और अकबर, मुगल सम्राट अकबर तक के इतिहास का वर्णन है। यह पुस्तक लगभग 1600 ईस्वी में लिखी गई है। तो तारीखे सिंध या इसका अन्य नाम है तारीखे मासूमी, इसके लेखक है मीर मोहम्मद मासूम। इसमें सिंध राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। अरबों ने जो सिंध को विजय किया था, वहां से लेकर के और महान मुगल सम्राट अकबर तक का इतिहास इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अगली जो प्रमुख पुस्तक है या रचना है उसका नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। मध्यकालीन यदि प्रमुख इतिहासकारों की बात करें तो उनमें सर्वप्रमुख 2-3 नाम हैं जिनका करना जरूरी है। उनमें अल-बरूनी, अमीर खुसरो और बर्नी, इन तीनों का नाम बहुत उच्च कोटि का है। तो तहकीक हिंद जो पुस्तक थी उसके रचनाकार अल-बरूनी थे। अल-बरूनी ये फारस के रहने वाले थे। फारस का ही एक नगर है खीवा नगर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और उस पर जब मोहम्मद गजनवी ने कब्जा कर दिया तो ये गजनवी के सलाहकार बन गए और ये भारत आ गए। भारत में इन्होंने बनारस में ये रहे। बनारस में भारतीय भाषा जो उस समय प्रचलित थी संस्कृत, उसका अध्ययन किया। और इस जो ये ग्रंथ है तहकीक हिंद, इसमें तत्कालीन उत्तर भारत की जो राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियां कैसी थी, इसका विस्तृत विवेचन किया है। अल-बरूनी ने जो एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनका गहन अध्ययन किया और उत्तर भारत का विस्तृत अध्ययन इस पुस्तक में किया है। इस पुस्तक को भारत का 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहा जाता है। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है ताज उल मासीर। ताज उल मासीर, इनके लेखक का नाम हसन निजामी है। जब मोहम्मद गोरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में वास्तविक रूप से सल्तनत काल की स्थापना की तो उस समय की प्रमुख रचना ताजुल मासीर है। इनके लेखक का नाम हसन निजामी है और इसकी भाषा फारसी है। और इस ग्रंथ में ऐबक के समय की विभिन्न घटनाओं और ऐबक की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। अगली प्रमुख रचना है उसका नाम है तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी सल्तनत काल में पहला जो प्रमुख वंश हुआ था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बाद में
रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद नामक एक सुल्तान हुए थे, जिनका कार्यकाल 1246 से 1266 तक था। उस समय उनके प्रमुख न्यायाधीश सिराज उल सिराज ने इस ग्रंथ की रचना की थी और इस में नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय की प्रमुख घटनाओं और दरबारी षड्यंत्रों का उल्लेख प्रमुख रूप से इस रचना में किया गया है। चूंकि नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय बलबन शक्तिशाली हो चुके थे और नासिरुद्दीन मोहम्मद से पूर्व रजिया सुल्तान नामक प्रथम महिला जो भारत में एक महिला होकर के सुल्तान बनी थी, तो इन्होंने एक प्रसिद्ध कथन कहा था कि चूंकि रजिया में सारे गुण थे, लेकिन रजिया दुर्भाग्य से एक महिला थी, इस कारण उनके सारे गुण बेकार गए। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि रजिया में शासक होने के सारे गुण उपलब्ध थे। चूंकि वो एक महिला थी, तत्कालीन दरबारी लोग, अमीर उलेमा लोग अपने को एक महिला के द्वारा शासित होना अपने लिए शर्मनाक या दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। इस कारण उन्होंने स्वेच्छा से रजिया को कभी भी सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी इस पहली कक्षा में हमने जो प्रमुख मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा की, जिसमें पहली ग्रंथ थी चचनामा, दूसरा किताबुल यामीनी, तीसरा तारीख ए सिंध, चौथा तहकीक ए हिंद, पांचवा ताजुल मासीर और छठा तबकात ए नासिरी। आगे हम अगली कक्षा में इसके बाद अमीर खुसरो, बरनी और इब्न बतूता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।